नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर्स के सीरीज में दैनिक घटना चक्र का जो सीरीज चलता है उसमें आज के महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज 25 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने प्रश्न उत्तर के रूप में विश्लेषित किया है। तो हम आज देखते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या क्या घटित हुआ है। तो आज हम पहला सवाल देखते हैं कि तुर्की के हागिया सोफिया में 86 ईयर्स बाद जुमे की नमाज अदा की गई। यह किस शहर में अवस्थित है? तो हागिया सोफिया जो कि तुर्की के इस्तांबुल शहर में इसका आंसर बी होगा, इस्तांबुल शहर। और इसका जो महत्वपूर्ण एक इतिहास रहा है हागिया सोफिया का कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, जो तुर्की की सुप्रीम कोर्ट है ना, वो हागिया सोफिया को जो पहले यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल था, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल था। और क्योंकि यहाँ यह इमारत जो हागिया सोफिया इमारत है लगभग 1500 वर्ष पुरानी है, 1500 वर्ष पुरानी है। और यहाँ जो ये इमारत है ये पहले लगभग 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक यह एक चर्च के रूप में स्थापित था, एक चर्च था यहाँ पे। और पुनः जब तुर्की में उस्मानिया खिलाफत ये साम्राज्य स्थापित हुआ, उस्मानिया खिलाफत का साम्राज्य स्थापित हुआ, तो उस दौर में इसको मस्जिद बना दिया गया। और मस्जिद बना दिया गया तब से ये मस्जिद था। लेकिन पुनः आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार हुई थी और उसके बाद तुर्की से खिलाफत की सत्ता का समाप्ति हुआ था। और वहाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा के रूप में एक महत्वपूर्ण उदारवादी नेता का उदय हुआ था। तो उस समय जो इस्लाम की कट्टरवादी सोच को वहाँ से हटाया गया था। और उसी संदर्भ में जो हागिया सोफिया जो पहले चर्च था जिसको बाद में मस्जिद बनाया गया था, उसे पुनः एक म्यूजियम बना दिया गया, और म्यूजियम बनाकर इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1934 में शामिल किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन पुनः अभी आप लोग जानते हैं कि तुर्की में कट्टरवादी मुस्लिम सरकार है जिसका नेतृत्व वहाँ के राष्ट्रपति अर्दोगन कर रहे हैं। हम लोग देखते भी हैं कि ये काफ़ी मुस्लिम पंथी, जो कहा जाता है चरमपंथी मुस्लिम है। और ये पुनः तुर्की में जो चरमपंथ मुसलमानों का चरमपंथ है उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में जो एक म्यूजियम था अभी तक, उसको पुनः मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण घटना चक्र है तुर्की का। और चूँकि तुर्की का हम लोग देखते भी है कि इतिहास की वो कश्मीर इशू पे हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और तुर्की में इस समय जो चरमपंथी इस्लामिक शासन का प्रभाव है उस कारण वहाँ ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। अब आज का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार अमला शंकर का निधन हो गया। अमला शंकर का निधन हो गया। ये अमला शंकर किस क्षेत्र से संबंधित थी? प्रश्न ये है कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो वो एक कोरियोग्राफर थी। और महत्वपूर्ण है कि वो अमला शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर की भाभी थी और उदय शंकर की पत्नी थी। उदय शंकर भी कोरियोग्राफर थे, शास्त्रीय नृत्य के पारंगत कलाकार थे। तो उनकी ये पत्नी थी अमला शंकर, ठीक है ना, वो भी कोरियोग्राफर थे। और ये भी उदय शंकर भी कोरियोग्राफर थे। और उनकी पत्नी जिनका निधन हुआ अमला शंकर, वो भी कोरियोग्राफर थी। अब अगले सवाल की ओर लोग आते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि
वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसका नाम विजडन ट्रॉफी था। हर साल होने वाले टेस्ट सीरीज का नाम विजडन ट्रॉफी था। अब उस ट्रॉफी का नाम बदल दिया गया है। अब विजडन समाप्त हो गया और उसके जगह नया नाम, जिसे हम लोग रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी, विवियन रिचर्ड्स जो वेस्ट इंडीज के महानतम बल्लेबाज थे और यान बॉथम इंग्लैंड के महानतम ऑलराउंडर, उनके नाम पर विजडन ट्रॉफी का नाम रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी कर दिया गया। ये विजडन ट्रॉफी वर्ष 1963 से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला के रूप में खेला जाता था, जिसका नाम अब रिचर्ड्स बॉथम ट्रॉफी रखने का फैसला किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ सवाल है कि बिहार सरकार कोरोना प्रकोप के कारण विधानमंडल का जो सत्र आयोजित करेगा वो विधानमंडल के परिसर में नहीं करके ज्ञान भवन, जो पटना के गांधी मैदान के पास अवस्थित है ज्ञान भवन, वहाँ करने का फैसला किया है। तो इसके पीछे उद्देश्य ये है कि बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त को आयोजित किया जाना है, वो पटना के गांधी मैदान के पास ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। अब चूंकि ज्ञान भवन का परिसर बहुत बड़ा है, वहाँ बैठने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना संभव नहीं हो पाएगा। इसी कारण ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा और ज्ञान भवन के द्वितीय मंजिल पर विधानसभा की बैठक होगी और विधान परिषद की बैठक ज्ञान भवन की प्रथम मंजिल पर की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण घटना चक्र है बिहार के संदर्भ में। अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही में किस व्यापारिक घराना ने हैदराबाद में एक स्वायत्त विश्वविद्यालय की स्थापना की है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस व्यापारिक घराना को के जो प्रमुख हैं उसको पत्र लिखकर धन्यवाद भी दिया है, तो सराहना पत्र भेजा है। तो ये महिंद्रा समूह का ये विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया है। महिंद्रा समूह का विश्वविद्यालय है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को पत्र लिख करके सराहना पत्र भी उनको भेजा है इसके लिए। अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल है छठा सवाल। ये सवाल है कि चीन के द्वारा अपने किस शहर में स्थापित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया गया है। अब ये महत्वपूर्ण घटना चक्र है, तो इसका आंसर होगा चेंगदू। चीन का एक प्रमुख शहर है जहां अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास है और उसका लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण घटना चक्र इसलिए है कि अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में जो चीनी वाणिज्यिक दूतावास था उसको बंद करने का आदेश जारी किया था और उसी के जवाबी कार्रवाई के रूप में चीन द्वारा चेंगदू में स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास की लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया गया है। तो ये दोनों देश जो कि ट्रेड वार में आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी अभी तनावपूर्ण संबंधों के दौर से गुजर रहे हैं और ये एक दूसरे के ऊपर लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई या टिप्पणी कर रहे हैं। अगला सवाल है कि अमेरिका द्वारा जो H-1B वीज़ा है, महत्वपूर्ण है, H-1B वीज़ा किसके लिए जारी किया जाता है। तो अमेरिका उच्च कुशल विदेशी कामगारों को, जो हाईली स्किल्ड जो कामगार हैं जो कि अमेरिका के नहीं है बाहर से आते हैं, उसके लिए H-1B वीज़ा जारी करता है। और अब देखिए महत्वपूर्ण चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये H-1B वीज़ा के संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक आदेश जारी किया जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक यह वीज़ा
जारी नहीं होगा। अभी तात्कालिक रूप से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और राष्ट्रपति के इस आदेश के विरुद्ध अमेरिका की 5 प्रमुख व्यापारिक समूह हैं, 5 प्रमुख जो व्यापारिक संगठन या संस्था है, वो अमेरिकी न्यायपालिका के शरण में गई है। अब H1B वीज़ा जो है भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत के जितने IT पेशेवर हैं जो कि अमेरिका में कार्यरत है, वो इसी वीज़ा के साथ वहाँ एंट्री करते हैं। और लगभग हर वर्ष 85,000 H1B वीज़ा अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है लगभग। और इसके साथ साथ एक अन्य वीज़ा जो H4 वीज़ा कहा जाता है, H4 वीज़ा, जो कि उस पर उसको ही प्रतिबंधित किया गया है। यह वीज़ा H1B वीज़ा धारकों के जीवन साथी के लिए जारी किया जाता है। तो जो H1B वीज़ा जिसे मिलता है उसके पति या पत्नी को H4 वीज़ा प्रदान किया जाता है ताकि वो वहाँ रह सके। IT पेशेवर भारत में इसको काफ़ी इस्तेमाल भी करते हैं, IT पेशेवर, है ना। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीन के साथ किसी भी सरकारी खरीद एवं चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर देने से प्रतिबंधित किया है। ये किस मंत्रालय ने आदेश जारी किया है? तो ये आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये आदेश वित्त मंत्रालय, यहाँ आंसर ए होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और वित्त मंत्रालय का एक व्यय विभाग है, उसके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है जिसमें चीनी कंपनियों को सरकारी खरीद एवं टेंडरों से प्रतिबंधित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि भारत सरकार भी चीन के खिलाफ काफ़ी कड़े निर्णय कर रही है, काफ़ी प्रतिबंध लगा रही है। अभी कुछ दिन पहले चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। और भारत सरकार लगातार चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सीमित करता जा रहा है, क्योंकि चीन अभी इतना आक्रामक रूप में विश्व के सभी देशों के साथ उलझ रहा है। तो इस संदर्भ में विश्व के अधिकांश देश चीन की आक्रामक नीति से परेशान हैं और इसी संदर्भ में सभी देश कुछ कुछ प्रतिबंध चीन के ऊपर लगा रहे हैं। अब अगला सवाल है कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री का नाम राजस्थान के चर्चित संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में आया है। राजस्थान के हैं ये मंत्री, राजस्थान से हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। चर्चा में रहे हैं काफ़ी गजेंद्र सिंह शेखावत हाल ही में। अब गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ राज्य सरकार काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि उनके खिलाफ एक टेप जारी किया गया है, कांग्रेस के द्वारा टेप जारी किया गया है जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि वो राजस्थान में अभी जो सचिन पायलट के नेतृत्व में 18 विधायकों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया है और वो सरकार के विरुद्ध चले गए हैं। तो उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त में उनका नाम आ रहा है। तो इस संदर्भ में उनके खिलाफ एक और अन्य मामला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में भी आया है और जिसकी जांच राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। और गजेंद्र सिंह शेखावत आप लोग जानते ही हैं कि जोधपुर से बीजेपी के सांसद हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से बीजेपी के सांसद हैं और अभी चर्चा में हैं। अब अगला सवाल है, 10वां सवाल जो है आज का, वो है महत्वपूर्ण है। देखिए काफ़ी चर्चा में है कि भारतीय सेना में महिला शक्ति को किस इकाई को छोड़कर सभी में स्थायी कमीशन देने का प्रस्ताव किया गया है। एक इकाई को छोड़कर बाकी सभी में स्थायी कमीशन देने का फैसला किया गया है। तो वो है युद्धक इकाई। युद्धक इकाई को छोड़कर बाकी सभी इकाई में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया गया है। और इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। अब जो ये महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने की बात है, ये काफ़ी लंबे समय से की जा रही है और वर्ष 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर वर्ष 2010 में निर्णय आया था
और इस निर्णय में जो महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की बात दिल्ली उच्च न्यायालय ने किया था, परंतु इस निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी, चुनौती दी थी, और उच्चतम न्यायालय का फैसला 17 फरवरी 2020 को आया। और अपने ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 3 महीने के भीतर महिलाओं के लिए सेना में स्थायी कमीशन देने की बात, उसकी व्यवस्था को स्थापित करना है। परंतु इस समय सरकार भी काफ़ी कोरोना संकट के कारण कामकाज प्रभावित है, इसलिए न्यायालय ने उसे कुछ समय और दे दिया और आज उस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि महिलाओं को अब सेना के सभी शीर्ष पदों में तैनाती की जा सकेगी स्थायी कमीशन देने के साथ ही। स्थायी कमीशन दिया गया, इसके कारण महिलाओं को सेना में सभी शीर्ष स्थायी कमीशन के माध्यम से सभी शीर्ष पदों पर उनकी तैनाती की जा सकेगी। तो आज का यह महत्वपूर्ण घटना चक्र है जिसमें मैंने 10 सवालों को संकलित किया था और इसका विश्लेषण किया हूँ। आशा है कि आप लोगों को इससे लाभ होगा और इसका जो PDF फाइल हमारे शिक्षालय के टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप लोग जाकर के इसके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर कोई तरह का इसमें सुझाव देना भी हो इस संबंध में तो सुझाव भी आमंत्रित है। आप लोग अपना सुझाव देंगे और शिक्षालय उस सुझाव को बड़ी तत्परता से उस पर काम करेगा, उसको अमल करेगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कितना देर का है भाई?